कि आपने चीज़ें बेचनी कैसे हैं। और मैं ये कहता हूँ बार बार कि दुनिया में हर शख्स ख़रीदार भी है और हर शख्स बेचने वाला भी है। हम सब अपनी पर्सनैलिटी में एक दुकान उठा के फिर रहे होते हैं और उस दुकान का सौदा हम रोज़ाना बेचते हैं। अब वो दुकान कैसी है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ। बहुत पहले, शायद गालबन 1996 में, 1996 में मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी और वो गाड़ी छोटी थी, जो मेहरान गाड़ियाँ होती हैं ना, सुजुकी मेहरान। तो सुजुकी मेहरान थी मेरे पास और वो मैंने 3 लाख रुपए में ख़रीदी थी और 3 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से मैंने जमा किया था। मैं बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। बहरहाल एनी हो, मैंने गाड़ी ख़रीद ली। गाड़ी मैंने 0 मीटर ली। पहली बात तो ये कि पहली गाड़ी जो थी मेरी वो 0 मीटर थी। पैसे मेरे पास थोड़े थे, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके कुछ चीज़ें बेच के वो 3 लाख रुपए इकट्ठा करके मैंने 0 मीटर गाड़ी ले ली। लेकिन अगला इशू ये था कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी और मैंने जब गाड़ी ख़रीदी तो मैंने उस जो डीलर था उसे कहा, भाई इस गाड़ी को जो है ना मेरे घर जाके ड्रॉप कर दो और वहाँ से आके मुझे पहुँचा दो। तो मैंने 500 रुपये उसको दिए। तो वो उसने कहा जी साथ बैठे, मैं साथ बैठ गया और वो बंदा लेके मेरे घर पहुँच गया। और अगली जो ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि मेरे घर में पोर्च भी नहीं था, कोई गैरेज भी नहीं था, यानी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी। 1.5 मरले का घर था। तो फिर मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि यार आप अपने पास कुछ अरसे के लिए गाड़ी रख लो, तो उसने रख ली। फिर मैंने दोस्त से कहा कि मुझे गाड़ी सिखा दो, तो उसने कहा कि पुरानी गाड़ी लेके आओ जिससे सीखते। तो मैंने कहा नहीं, सीखूंगा मैं 0 मीटर पे। तो इस लिहाज से भी आप समझें कि मुनफरद ही था मैंने, कि मैंने एक 0 मीटर गाड़ी के ऊपर, जिसके ऊपर अभी अप्लाइड फार की नंबर प्लेट लगी हुई है, उससे मैंने गाड़ी सीखी। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इसे एहतियात से नहीं चलाऊँगा तो वो गाड़ी जो मैंने बड़ी मुश्किल से ख़रीदी है उसको नुकसान हो जाएगा और लिहाजा मैं विजिलेंट रहूँगा। तो मैंने ड्राइविंग जो थी अपनी 0 मीटर गाड़ी पे सीखी और वो गाड़ी जो थी वो मेरे पास पोर्च भी नहीं था, मैं किसी और दोस्त के घर खड़ा करता था। बहरहाल 15 दिन में वो गाड़ी सीख ली मैंने। उसके बाद ज़ाहिर है नई गाड़ी हो तो बंदा हमेशा उसके बारे में बड़ा टची होता है, तो मैं टची था। तो एक जगह मैं पेट्रोल डलवाने के लिए गया, तो पेट्रोल पंप था वहाँ पे। तो वहाँ पे एक पेट्रोल बॉय था जो पेट्रोल डालता उसके अंदर। मैंने देखा कि वो पेट्रोल बॉय ना नाच रहा है, कूद रहा है, ऐसे 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 ऐसे, बहुत उसके अंदर एनर्जी थी। वो हर तरफ जाता था, नाचता था, कूदता था। और उसने पहले मेरी गाड़ी में ज़ाहिर पेट्रोल भरना शुरू किया। पेट्रोल भरने के साथ ही वो एक वाइपर लेके और उसने शीशे साफ़ करने शुरू कर दिए। ये याद रखिएगा कि 1996 में गाड़ियों के शीशे साफ़ करने का रुझान नहीं था पेट्रोल पंपों पे, लोग पैसे लेते थे इसके। तो बहरहाल उसने पहले फ्रंट शीशा साफ़ किया, फिर उसने बैक शीशा साफ़ किया, फिर उसने बाहर की, सामने की लाइटें और पीछे की लाइटें साफ़ की, जो कोई शख्स नहीं करता। और उसके बाद जब उसने पेट्रोल डाल दिया तो डालने के बाद ज़ाहिर है मेरा ख्याल है कोई 2,500-3 हज़ार रुपये का पेट्रोल था। और जब मैंने उसे पैसे दे दिए तो उसने कहा सर आप गाड़ी साइड पे खड़ी करें, मैं इसके टायर भी धो देता हूँ। तो मैंने कहा टायर क्यों धो गए? कहने लगा देखिए बात सुने, मेरे पास टाइम है तो 10-15-20 मिनट हैं, तो मेरे पास काम कोई नहीं है और आपके टायर बड़े गंदे हुए हैं, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके टायर मैं साफ़ कर देता हूँ। तो मैंने आगे चला गया और वो आया और उसने एक बाल्टियाँ लेके आया पानी की और उसके अंदर टाकी, और टाकी के साथ उसने ऐसे चमका के उसने ज़बरदस्त किस्म के जो टायर थे वो साफ़ कर दिए। अब मेरा ख्याल ये था कि ये सब कुछ जो कर रहा है ये बेसिकली टिप के लिए कर रहा है कि अब ये मुझसे पैसे मांगेगा, क्योंकि सारी इतनी मेहनत की उसने, उसका काम तो पेट्रोल डालना था। लेकिन जब काम ख़त्म हो गया तो उसने मुझे सलाम किया और कहा जी बहुत अच्छा जी, बहुत मेहरबानी, आपकी गाड़ी नई है मुझे लगता है, क्योंकि इसके अंदर अभी तक आपने प्लास्टिक नहीं उतारे, लेकिन अच्छी बात है, आप खुश नसीब हैं, मेरी दुआएं आपके लिए और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो मैंने उस ज़माने में 1996 में 100 रुपये बड़ी रकम होती थी, मैंने उसकी एफ़र्ट देख के मैंने अपनी जेब से 100 रुपये निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने कहा नहीं 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 सर मैं पैसे नहीं लेता। मैंने कहा पैसे नहीं लेते क्या मतलब? उसने कहा नहीं सर मेरा गुजारा हो रहा है, मुझे 1400 रुपये देते हैं ये और पेट्रोल डालने के लिए, मेरे लिए काफ़ी है और मैं टिप नहीं वसूल करता। तो मैंने कहा टिप क्यों नहीं वसूल करते भाई, ये तो अच्छी बात है, आपने इतनी मेहनत की है। उसने कहा नहीं जी मैं मेहनत ये जो कर रहा था अपने शौक़ से कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं किसी की गाड़ी साफ़ कर रहा हूँ, वो मुझे दुआएं देगा, उससे अच्छा लगेगा, तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो आप यकीन करें कि मैं पैसे उसकी जेब में डालता रहा, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए। और मैं आज 1996 में, देखिए 1996 और 2023, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने साल गुजरे हैं इसके वाक़े को। लेकिन आप यकीन करें कि मैं जब भी किसी पेट्रोल पंप के पास से गुजरता हूं तो मुझे फ़ौरन वो लड़का याद आया। यानी आज तक मैं उस लड़के को अपने माइंड से साफ़ नहीं कर सका। अब सवाल ये है कि मैं क्यों साफ़ नहीं कर सका? ये उसकी पर्सनालिटी की सेल्स टेक्निक थे, ये उसकी सेल्स स्किल थे कि उसने एक शख्स के दिल के अंदर अपनी जगह बना दी और उसके दिमाग में भी जगह बना दी।
कि वो आज तक इतने साल गुजरने के बाद भी 1996 में आप 4 साल डालें तो कितने बनते हैं? 2000 और 4 ये और 23 ये, तो कितने साल बन गए? 27 साल। तो एक शख्स 27 साल से एक अजनबी आदमी को याद कर रहा है और जब भी पेट्रोल पंप के पास से गुजरता है तो उसे हमेशा वो लड़का याद आ जाता। तो ये उसका कमाल था। अब सवाल ये है कि इस इंप्रेशन को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सेल्स टेक्निक। कि आप सिर्फ चीज़ नहीं बेचते, याद रखिएगा, आप पर्सनालिटी बेचते हैं, आप अपने रवैये बेचते हैं, आप अपनी पॉजिटिविटी बेचते हैं, आप अपनी हमदर्दी बेचते हैं, आप अपनी ग्रूमिंग बेचते हैं, आप अपना विजन, अपना विजडम बेचते हैं, याद रखिएगा। तो जब आपने कोई चीज़ बेचनी है तो चीज़ तो बिकी हुई चीज़ होती है। सर देखें ना, तरबूज पड़ा हुआ है, एक आदमी बेच रहा है, एक ख़रीद रहा है, तो ख़रीदार को भी कोई एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं, बेचने वाले को भी कोई एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं। सामने पड़ा होगा, पूछेगा कितने पैसे, वो कहेगा 40 रुपये, 40 रुपये में तरबूज ले जाएगा। ये कोई कमाल ना हुआ, ऐसे ही ना। लेकिन जब आप एक शख्स से कहता है कि मुझे बड़ा मीठा सा ज़बरदस्त किस्म का तरबूज दो, एक आप तरबूज उठाते हैं, ठक ठक करके कान के साथ लगा के उसको साइड पे रख देते हैं, फिर दूसरा तरबूज उठाते हैं, ठक ठक करते हैं, फिर कान के साथ लगाते हैं, फिर रख देते हैं, फिर तीसरा तरबूज उठाते हैं, ठक ठक करते हैं, कान के साथ लगाते हैं, सूंघते हैं और कहते हैं ये ले जाए यार। अब ये जो एफर्ट है ना, इसे कहते हैं सेल स्किल। ये वो स्किल है जो एक कस्टमर आपसे डिमांड कर रहा होता है, जो आपसे वो चाहता है। वैसे तो एक तरबूज वाले से मैंने पूछा कि यार ये तुम्हें कैसे पता चलता है ठक ठक करने से कि ये तरबूज मीठा है या ये सुर्ख है या ये कच्चा है? उसने कहा जी पता पुता कोई नहीं चलता, मेरे अब्बे ने कहा था कि तुम हर तरबूज उठाओ, खड़काओ, और जो तीसरा तरबूज है उसे खड़का के दे दो, तो फौरी तौर पे ग्राहक मुतमईन हो जाएगा कि तू बड़ा एक्सपर्ट है। कहने लगा जी हमारा कौन सा कोई लेज़र की आंखें लगी हुई हैं कि जिसमें खड़क करके देखते थे, या मेरा कान बता देता है कि हाँ ये अंदर से मीठा है, हाँ मेरे अंदर से मीठा है। कहता कुछ नहीं, सिर्फ ये टेक्निक है। लेकिन ये टेक्निक बड़ी ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप दूसरे शख्स की हमदर्दी नहीं हासिल करते, वो नहीं ख़रीदते, उस वक्त तक आप अच्छे सेल्समैन नहीं। तो आपने कमाल ये करना है कि आपकी पर्सनालिटी, आपके अंदर एनर्जी, आपका विजडम इतना शानदार होना चाहिए कि लोग प्रोडक्ट को भूल जाएं, लेकिन आपको हमेशा याद रखें कि देखें वो जो पेट्रोल मैंने डलवाया था मैं उसको भूल गया, क्योंकि पेट्रोल तो कंज्यूम हो गया फौरी तौर पे, और कितने का डलवाया था ये भी मैं भूल गया। लेकिन वो जो लड़का है, जो उसकी एफ़र्ट है, जो उसकी सेल्स टेक्निक थी, मुझे आज तक याद है। और मैंने उस वक्त भी उसके लिए दुआ की थी कि या परवरदिगार इसकी लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर और इससे तरक्की दे। और मुझे आज भी यकीन है कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका होगा, और मैं आज भी उसके लिए दुआ कर रहा। तो ये कमाल होता है आपका कि आप बेचते हुए कोई ऐसी चीज़ बेच जाएं कि जो इंसान के दिमाग में बीज बन जाए, जो पूरी ज़िंदगी दरख्त बन के उसके दिमाग के अंदर रहे। तो ये ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि वर्ड सेल, कि सेल है क्या? ऐसे ही ना, सेल किसी चीज़ को बेचने का नाम है। सेल किसी चीज़ को बेचने का नाम है। और बेचने का क्या फ़ायदा होता है कि आपको पैसे मिलते हैं। यानी अगर आप कोई चीज़, कोई सर्विस, कोई आइडिया बेच रहे हैं और उसके बदले में अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो हम इसको सेल्स कहेंगे। ये एक सिंपल सी बात है। यानी सर्विस, प्रोडक्ट, आइडिया, जब आप उसे किसी को देंगे और उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे या कुछ चीज़ मिलेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल हो गई, चीज़ बिक गई। और ये याद रखें जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि दुनिया में हर शख्स सेल्समैन है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आपकी एक फ़िज़िकल ब्यूटी है और दूसरे आदमी को फ़िज़िकल ब्यूटी आपकी अच्छी लग रही है, तो ये क्या है? सेल है। यानी आप एक परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे आदमी को परफ्यूम अच्छा लग रहा है, तो ये क्या है? सेल है। आपने शेव की हुई है, बाल बनाए हुए हैं, ज़बरदस्त किस्म के कपड़े पहने हुए हैं, ये क्या है? और दूसरे लोग कह रहे हैं वाह वाह, सेल्स है। आपके ज़हन में आइडियाज़ आ रहे हैं और आइडियाज़ आप किसी को दे रहे हैं, तो ये क्या है? सेल्स है। जो हम सोचते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये क्या चीज़ होती है? एक सेल होती है। हम अपने मुंह से जो कुछ बोलते हैं, ये एक सेल्समैनशिप है। जो कुछ हम सुनते हैं, सेल्समैनशिप है। जो हमारे अंदर एनर्जी है, ये क्या चीज़ है? एक सेल्समैनशिप है। तो याद रखिएगा कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं और दूसरे लोग कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, और दूसरे लोग उसके मुकाबले में, उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बेचते रहते हैं, और हम उसे ख़रीदते रहते हैं। दुनिया में कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो कुछ बेच ना रहा हो, और दुनिया में कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो कुछ चीज़ ख़रीद ना रहा हो। ऐसा ही ना। लिहाजा अगर आप ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं,
अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपके पास एक टेक्निक ज़रूर होनी चाहिए और उस टेक्निक को कहते हैं सेल्स टेक्निक, सेल्स स्किल। यानी अगर आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं तो बस दुनिया फिर आपकी है। और अगर आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते, अगर आप अपने आप को मार्केट में बेच नहीं सकते तो फिर आप ज़ीरो हैं, फिर आपकी ज़िंदगी जो है उसको बहुत नुकसान हो सकता है, फिर आप फिर खसारे का सौदा कर रहा है। अब सवाल ये है कि ये सेल्स स्किल इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसे ही है ना, जो हमारा अगला टॉपिक है। याद रखिएगा कि आप दुनिया में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उस वक्त तक कामयाब नहीं होते जब तक आप सेल्स टेक्निक को अंडरस्टैंड नहीं करते। बस आप अगर इलामा इकबाल भी हैं और आपने अपना दीवान लिख के अगर अलमारी में रख दिया है और किसी ने उसको पढ़ा नहीं है, किसी ने उसको शाया नहीं किया, किसी ने उसका रेफरेंस नहीं दिया, तो फिर उस हिकमत का कोई फ़ायदा नहीं, फिर आपकी जो जहानत है उसको कोई फ़ायदा नहीं। दुनिया में कहते हैं कि हज़ारों की तादाद में रोज़ाना लोग ऐसे मर जाते हैं कि जिनके सारे आइडिया, सारी पर्सनैलिटी यहाँ पे होती है, बस ख़त्म। किसी को पता नहीं चलता कि कितना बड़ा आइंस्टाइन था। उसकी वजह यह है कि वो साबित नहीं कर सका कि मैं आइंस्टाइन हूँ। और जो आइंस्टाइन है उसका कमाल ये था कि उसने साबित कर दिया कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान हूँ। मार्कोनी जिसने ये रेडियो इजाद किया था, उसने साबित कर दिया कि मैं रेडियो इजाद कर सकता हूँ, जबकि उसके मुकाबले में उस वक्त हज़ारों लोग थे जिनके पास ये आइडिया था, जिन्होंने इस पर काम भी किया था, लेकिन मार्कोनी जो है वो आगे निकल गया। अब ग्राहम बेल ने टेलीफोन इजाद किया, तो ग्राहम बेल का कमाल ये था कि उसने साबित कर दिया कि मैं टेलीफोन इजाद कर सकता हूँ, जबकि उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ऐसे सैकड़ों लोग थे जो टेलीफोन के बिल्कुल करीब पहुँचे हुए थे। क्योंकि ये बहुत बड़ा कमाल नहीं था, उस वक्त साइंस इतनी तरक्की कर चुकी थी कि लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि एक ऐसी मशीन ईजाद की जा सकती है कि जिससे आवाज़ को दूसरे कानों तक पहुंचाया जा सकता है बग़ैर किसी ज़रिए के, और उससे सिर्फ रेज़ की फॉर्म में कन्वर्ट करें और दूसरी साइड पे एक ट्रांसमीटर लगाओ और जो उस आवाज़ को दोबारा आवाज़ में कन्वर्ट कर दे। तो ये साइंस उस वक्त तक पहुंच चुकी थी क्योंकि मैग्नेट ईजाद हो चुका था और मैग्नेट को बनाया जा सकता था और मैग्नेट से आवाज़ों को तब्दील किया जा सकता था, एनर्जी का सोर्स बदला जा सकता था। लेकिन ग्राहम बेल का कमाल ये था कि उसने साबित कर दिया, उसने अपने आप को बेच लिया, अपनी सलाहियत को बेच लिया। लिहाजा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको नहीं सीखते तो फिर आप ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। आप ज़िंदगी तो गुजार सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। आपको याद होगा कि एक दौर था जिसे गुलामाना दौर कहते थे, जिसमें कहा जाता था कि स्लेव्स बनते थे और उनको बेचा जाता था। वो ज़माना ये था कि लोग कुछ निकलते थे ताकतवर और किसी कबीले के ऊपर हमला करते थे और वहाँ जितने मर्द होते थे उन सबको कैप्चर कर लेते, औरतों को भी कैप्चर कर लेते थे और फिर इन मर्दों को और इन औरतों को मंडियों में ले जाके जानवरों की तरह बेच दिया जाता था। और उसे किया ये जाता था कि जब एक ग़ुलाम होता तो उसको खड़ा किया जाता था लंगोट पहना के, और फिर ऐलान किया जाता था कि ये देखें 6.5 फुट का कद का बंदा है, इसका वज़न इतना ज़्यादा है, इसके मसल्स इतने ज़्यादा है, इसमें काम करने की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है, ऐसे इतनी लैंग्वेजेस आती हैं और इसका विजन यानी इसकी आंखें बड़ी क्लियर हैं, इसके कान बड़ा अच्छा सुनते हैं, और उसका पूरा जिस्म जो है लोगों के सामने रख के दिखाया जाता था। तो कहा जाता टच करके देखें इसको, और फिर लोग उसको भेड़ बकरियों की तरह टटोल टटोल के चेक करते थे। चेक करने के बाद ऐलान करते थे कि ठीक है जी, हम बोली देने के लिए तैयार हैं। फिर उसकी बोली होती थी और फिर उसके बाद उसको बेच दिया जाता था और फिर जो आका होता था, जो उसका मास्टर होता था, उसको अपने साथ ले जाता था। सेम इसी तरह औरतें जो होती थी उनको खड़ा किया जाता था। बड़ा बुरा दौर था वो। उसके अंदर उनकी ब्यूटी के, इसकी आंखें देखें, इसके कान देखें, इसकी नाक देखें, इसकी जहानत देखें, इसका कद काट देखें, इसका रंग और रोगन देखें, इसकी ज़ुबान देखें, इसका जो कल्चर है वो देखें। और बाज़ औक़ात ये था कि उनको नंगा भी कर दिया जाता था ग्राहकों के सामने और उसके बाद फिर उनकी बोली लगती थी और उनको बेच दिया जाता था। ऐसा ही था। अब ये जो बोली लगाई जाती थी ये क्या होता था, ये करैक्टरिस्टिक्स बताई जा रही है, जैसे प्रोडक्ट होती है उसको बताया जाता था। और आज जो आप सीवी बनाते हैं सेम आप वही काम कर रहे होते हैं। सीवी में आप क्या कहते हैं? एक बंदा जो सीवी में बनाता है वो कहता है जी कि मैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ, मैं टाइम मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास बड़ी सेल्स टेक्निक है, मैंने MBA किया हुआ है, मुझे 6 लैंग्वेजेस आती हैं, मैं बड़ा ब्यूटीफुल हूँ और मैं अनथक काम कर सकता हूँ और मैं कम मुआवजे पे काम कर सकता हूँ। सीवी के अंदर यही होता है ना। लड़कियां भी जो होता है ना वो इसी किस्म का सीवी बात बनाती हैं कि प्रेजेंटेबल हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मैं जो मेरी जो फैमिली है वो बड़ी लिबरल है या वो फैमिली कंजर्वेटिव है, वो फैमिली जो उन्होंने मेरी तरबियत बड़ी अच्छी की है, मेरी फैमिली के अंदर बड़े पढ़े लिखे लोग थे, मैं कम्युनिकेशन की एक्सपर्ट हूँ, मैं ईमेल लिख सकती हूँ, और इसके साथ साथ ये है कि मुझे लिबास पहनने का पता है, मुझे पता है कि खुशबू क्या चीज़ होती है, मैं जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन कर सकती हूँ, वगैरह वगैरह।
सीवी के अंदर ये लिखा जाता है ना। तो अब देखिएगा कि जो पहले गुलामों का दौर था उसमें दूसरे आपकी बोली लगाते, दूसरे आपकी फैसिलिटीज़, दूसरे आपकी क्वालिटीज़ को बताते थे, और आज आप खुद कर रहे हैं। यानी दौर बदल गया है लेकिन काम वही है कि वो पकड़ के लाते थे लोगों को, मंडी में खड़ा करके भेज देते थे, और यहाँ पे आप खुद को मंडी के अंदर पेश करके आप दूसरों को कहते हैं जी मुझे ग्रैब कर लें, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ आपके लिए। तो वजह यह है कि दौर बदलने के बावजूद भी जो सेल्स टेक्निक है, जो सेल्स की नीड है, वो ख़त्म नहीं होते, वो ज़रूरी है। और जब तक आप प्रेजेंटेबल नहीं होंगे, आपको चीज़ें बेचनी नहीं आएंगी, आप उस वक्त तक ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। याद रखिए, ये पल्ले बांध लीजिएगा। अब सवाल फिर वही है कि हम इसे लर्न कैसे कर सकते हैं, ना। ऐसा मसला है कि लर्न कैसे कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जो लर्निंग है वो हमेशा सुन के और देख के की जाती है। मेरा आपको मशवरा है कि आप अपने एनवायरनमेंट में देखें। आपके एनवायरनमेंट के अंदर कुछ लोग होंगे जिन्हें कैरी करना आता होगा, जो कपड़े पहनने और जूते पहनने के एक्सपर्ट होंगे। तो आप फौरी तौर पर उस शख्स को पिक करें कि जो बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बनाता है, बड़े अच्छे शूज़ इस्तेमाल करता है और बड़ी अच्छी सॉक्स लेता है। आप फौरी तौर पे उस बंदे को उसको कैप्चर करें। आपकी एज कोई भी है तो उसको लॉक करें। आप फ़र्ज़ कर लें कि उसका नाम ए है, तो ए आपने पकड़ लिया। उसके बाद आपने देखा कि दूसरा आदमी जो है उसे अपने आप को खूबसूरत रखने का बड़ा शौक़ है, यानी वो शेव अच्छी करता है, बाल अच्छे बनाता है, क्रीम अच्छी लगाता है, साफ परफ्यूम अच्छा लगाता है और अपने आप को क्लीन रखता है, हाथ साफ़ रखता है, नाखून उसके काटे होते हैं और पाँव जो होता है उसको रोज़ ज़्यादा सोख करके उसको भी क्लीन करता है, तो और दूसरा एक्सरसाइज करता है। तो दूसरा शख्स जो है ना, आप फौरी तौर पे उसको लॉक कर दें, इसका नाम रखें बी। तीसरा आदमी जो है, आप ऐसा तलाश करें अपने एनवायरनमेंट में जिसको गुफ्तगू करनी आती है, जो गुफ्तगू का बड़ा एक्सपर्ट है, जिसके पास बहुत लतीफ़े होते हैं, जो हमेशा आपको एनेक्डोट्स यानी स्टोरीज सुनाता है, जिसके पास बड़ी मालूमात होती हैं, जो हमेशा ख़बरें जो होती है वो हमेशा उसको पकड़ता है और अपनी पॉकेट में रखता ही नहीं, उसके पास बहुत ख़बरें होती हैं, और जिसके पास अल्फाज बड़े अच्छे हैं, जिसके पास फ़िक्रे बड़े अच्छे हैं, और जिसकी आवाज़ में थ्रो है, जिसकी आवाज़ में एनर्जी है, जब बोलता है तो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेता है। तो दूसरा आदमी आप वो चूज़ करें, उसको आप रख लें सी, ठीक है। तीसरा आदमी वो रखें जिसकी हैबिट्स अच्छी हैं, यानी जब वो वादा करता है तो पूरा करता है, जब वो बात करता है तो नरम बात करता है, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, वो शाइस्तगी के साथ लोगों को मिलता है, आजिज़ी इंकसारी का मुजाहरा करता है हमेशा हर जगह पे, और परफेक्ट होता है टाइम में, कोई टाइमिंग में गड़बड़ नहीं करता, और जब उसने कहा 7 बजे तो उसका फिर 7 ही बजते हैं उसके, और जब आप उसके पास जाते हैं तो आपको मिलता है, और एनर्जी लेवल उसका बड़ा शानदार होता है। तो इसको आप नाम दे दें डी का, तो ये डी हो गया। अब उसके बाद आप ये देखें कि कोई ऐसा शख्स जो ज़िंदगी में सक्सेसफुल है, कि जिसने जो काम किया उसमें वो कामयाब हो गया, और उसने वो आइडिया कैसे बनाता है, वो प्लान कैसे बनाता है, वो चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे करता है, वो चीज़ों को लेके कैसे चलता है, वो अपने टीम कैसे बनाता है, वो अब मशीनें कहाँ से ख़रीदता है, या वो अपनी जो सर्विस के अंदर वो क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो आप उसको भी लॉक करें और उसका नाम रख दें ई। तो वो आपने 5 लोग चूज़ कर लिए ज़िंदगी में, ठीक है। एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है और एक ई है। अब आपने करना क्या है कि आपने एक कागज़ लेना, या आप 5 कागज़ ले लें। 5 कागज़ में से एक जो पेपर 1 है उसके ऊपर लिखें ए, और उसमें आपने जो ए है उसकी सारी खूबियाँ लिख लें, और उसके बाद दूसरा पेपर लें, उसके ऊपर लिखे बी, तो बी के ऊपर आपने उस बंदे की सारी खूबियाँ लिख लेनी, और फिर उसके लिखे सी की भी सारी, फिर डी, फिर ई। ये 5 सफ़े तैयार करके आपने अपनी दीवार के ऊपर लगा लेना। ये टास्क है आपका, ये होमवर्क है आपका, और दीवार पे लगा के बाद आपने करना क्या है कि आपने उनको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, और अगर इन लोगों की तस्वीरें भी आपके पास हों तो इन लोगों की तस्वीरें भी आप दीवार के ऊपर लगा दें, और उसके बाद आपने अपने आप को तैयार करना है कि मैंने इन 5 लोगों की एवरेज बनना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम उन 5 लोगों की एवरेज होते हैं जिनमें हम मैक्सिमम टाइम गुजारते हैं। अब ये जो 5 लोग हैं, आप इनके साथ टाइम नहीं गुजार रहे, क्योंकि ये अपने घरों में बैठे हुए हैं और आप अपने कमरे अपने घर में बैठे हुए हैं।
लेकिन जब आप इन 5 लोगों की करैक्टरिस्टिक्स, इनकी तस्वीरें दीवार के ऊपर लगाएंगे, जैसे वो मुलज़िमों को तलाश करने के लिए दीवारों के ऊपर नहीं लगाते तस्वीरें और फिर उनके ऊपर धागे बांधते हैं, जब आप इनको लगा लेंगे तो आप यकीन करें कि आप फिर इन 5 लोगों की कंपनी हो जाएंगे। ये 5 लोग आपकी कंपनी होंगे, ये आपके दोस्त हो जाएंगे, ये आपके क्लास फेलोज हो जाएंगे, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो जाएंगे। और फिर जितना आप इनके बारे में सोचेंगे, जितना आप इनके बारे में रिसर्च करेंगे, तो आप कुछ अरसे के बाद देखेंगे कि वो जो पर्सनालिटीज़ हैं वो आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई। यानी जो बेहतरीन कपड़े पहनता है, आपने उस जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। जो बेहतरीन तरीके से अपने आप को साफ़ सुथरा रखता है, जो कैरी करता है बेहतर, आपने उस जैसा बनना शुरू कर दिया। जिसकी कम्युनिकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, आपने वैसा बनना शुरू कर दिया। जिसका जिसका विजडम बड़ी अच्छी है, आपने वैसे बनना शुरू कर दिया। तो वो 5 लोग जो हैं कुछ अरसे बाद आपको अपनी पर्सनालिटी में डोमिनेट होते हुए नज़र आएंगे। और अगर आपने ये कर लिया तो ये पहला टास्क है सेल्स टेक्निक का, क्योंकि सबसे पहले इंसान को अच्छा लगना चाहिए। अगर आप अच्छे नहीं लग रहे तो कोई शख्स आपसे कोई चीज़ नहीं खरीदेगा। मैंने एक बार 5 स्टार होटल में एक अंडा मंगवाया जो बॉयल्ड अंडा नहीं होता, कि मैं वहाँ बैठा हुआ था डाइनिंग हॉल में, तो मैंने उससे कहा कि मुझे बॉयल्ड एग चाहिए। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास बुफे में तो नहीं, ऑर्डर कर दे। मैंने कहा जी ऑर्डर कर ले, तो बॉयल्ड एग ले। तो चला गया। थोड़ी देर बाद एक बंदा आया, बंदा यूनिफॉर्म में, कैप उसने पहनी हुई, हाथों पे उसने ग्लव्स चढ़ाए हुए वाइट। उसके बाद एक ट्रे था, बड़ा सा ट्रे के अंदर उसने नैपकिन लगाया हुआ। नैपकिन के बाद एक गोल्डन कलर का बाउल था, बाउल के जो ऊपर था उसका कवर था। तो वो उसने जब ट्रे सामने लेके आया तो उसने कहा जी आप उठा लें। तो मैंने वो जब बाउल उठाया और उसके बाद उसको नीचे रखा, और जब उसका ढक्कन खोला तो उसके अंदर एक और मखमली सा, मतलब रेड कलर का एक और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रेशम का एक रुमाल सा था, और उस रुमाल के ऊपर एक बॉइल्ड एग पड़ा हुआ था। अब इसका कमाल देखिए कि मैं हर चीज़ भूल गया, लेकिन जो प्रेजेंटेशन थी उनकी वो नहीं मैं भूला। कि उन्होंने कमाल ये कर दिया है कि बाकायदा ऐसे लगता था जैसे एक बादशाह को एक अंडा पेश किया जा रहा है, और मैं एक एम्परर हूँ और उसके सामने एक जो शाही खानसामा है वो एक अंडा लेकर आ रहा है। बस उस चीज़ ने मेरा दिल मोह लिया तो 10 रुपये का अंडा होता है यार, कितने का अंडा होगा उस वक्त है। और जो उसको प्रेजेंट किया गया तो ये कमाल नहीं है। याद रखें जो प्रेजेंटेशन होती है ना आपके, वो मेन रोल अदा करते हैं। अगर एक दुकान के अंदर 5 सेल्समैन हैं जो साफ़ सुथरा है, जिसे बोलने की तमीज़ है, जिसने अच्छी परफ्यूम लगाई हुई है, जिसके जूते साफ़ हैं, जिसके अंदर आपको एनर्जी नज़र आ रही है, आप सिर्फ उसकी तरफ जाएं। और जो दूसरे ढीले ढीले खड़े ना ऐसे ऐसे करके, जैसे बू आ रही है, हाथ गंदे हैं और गीले हाथों से आपके साथ सलाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, दांत उसके मैले हैं उनके, तो आप उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं होंगे। तो सेल्स टेक्निक में जो पहली टेक्निक है वो ये है कि आप प्रोडक्ट नहीं बेचते, आप अपनी पर्सनालिटी बेचते हैं। लिहाजा आप अपनी पर्सनालिटी में चार्म पैदा करें। अगर चार्म हो जाएगा पर्सनालिटी में तो आप बहुत कुछ बेच लेंगे, फिर बहुत कुछ आप बेच के बहुत कुछ हासिल कर लें। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी पुअर है, तो ये बताइए, आपके अगर बाल बिखरे हुए हैं और आपकी आंखें चढ़ी हुई हैं और मुंह से बू आ रही है और पसीने में शराब हो रहा है, तो आप क्या बेच सकें? आप कुछ नहीं बेच सकें। लिहाजा याद रखिए, पहला लेसन हुआ। और जो चौथी चीज़ है, याद रखें कि सेल्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्लाइंट होता है। आप ये देखें कि क्लाइंट की नीड क्या है। अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आप बहुत अच्छे सेल्समैन बन जाएंगे। और क्लाइंट की नीड को समझने के लिए क्या ज़रूरी है? वो सिर्फ इतना ज़रूरी है कि आप खुद को क्लाइंट समझें, कि जब आप क्लाइंट बनेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एक क्लाइंट की क्या नीड्स होते हैं, क्योंकि आप खुद भी तो ख़रीदते हैं ना चीज़ें। और मैं अक्सर कहता हूँ 3 लाख चीज़ें ख़रीदते हैं हम साल में। तो जब आप चीज़ें ख़रीदने जाते हैं तो आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है? जब किसी दुकान में जाएंगे तो रोशनी अच्छी लगेगी, या वहाँ पे प्रोडक्ट की प्लेसिंग अच्छी होगी, या जो सेल्समैन होगा वो कमाल करता है। तो जब आप को एक सेल्समैन अच्छा लगेगा तो बस आप यही समझ लें कि आप अगर सेल्समैन हैं तो यही रिक्वायरमेंट्स दूसरे लोग आपसे कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी वैसे ही वैसी चीज़ एक बंदे ने बेची ना। एक बंदा अच्छा था तो आपने वो चीज़ खरीदी। और आज अगर आप खुद क्लाइंट हैं तो फिर डेफिनेटली आपको एक सेल्समैन अच्छा लगा, और कल अगर कोई और शख्स आपसे कोई चीज़ खरीदने आएगा तो फिर आपको भी वैसा होना चाहिए। तो अगर आप क्लाइंट की नीड समझ लें तो बड़ी आसानी से आप बहुत अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं।
और नीड्स को समझने का तरीका ये है कि खुद आप क्लाइंट बन के चले जाएं किसी जगह पे। ये जितने पुराने 5 स्टार होटल्स होते थे ना, इनके मालिक यही करते होते थे। ये सीखने के लिए हमेशा दूसरे होटलों में जाते थे। वो एक बड़ा पुराना लतीफ़ा है ना कि किसी ने एक रेस्टोरेंट पे जाके पूछा कि तुम्हारा मालिक कहाँ है, तो उसने कहा जी वो खाना खाने गया हो। उसने कहा खाना खाने क्या मतलब? उसने कहा जी साथ वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने गया हूँ। अब है ये लतीफ़ा, और उसमें उन्होंने कहा कि अजीब बात है यार, अपने रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाता, खुद किसी और से खाता है और हमें कहता है कि आप हमारे रेस्टोरेंट पे आएँ तो हम क्यों खाएँ? है लतीफ़ा। लेकिन इसके अंदर हिकमत ये है कि जो समझदार लोग होते हैं वो जिनके साथ उनका कंपटीशन होता है, उनकी प्रोडक्ट ख़रीद के ये देखते हैं कि आखिर उसमें क्या कमाल है जिसकी वजह से वो बिक रही है, और हम में क्या ख़राबी है जिसकी वजह से हमारी चीज़ें नहीं बिक रही। तो आप भी अगर कुछ लर्न करना चाहते हैं तो ख़ुद क्लाइंट बने और दूसरों की प्रोडक्ट ख़रीदें। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके अंदर खामी क्या है और दूसरे के अंदर खूबी क्या है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।